नमस्कार, आरबी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम 3 लेसन पूरे पढ़ चुके थे, कुछ पोइमें भी हो गई थी। आज चौथा लेसन पढ़ रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ द एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की डायरी से लिया गया है ये लेसन। देखो, एक ये है डायरी और ये है डेयरी। इसमें इतना सा अंतर है, इसमें आई पहले और आई इसमें ए के बाद में है। तो ये डायरी और ये डेयरी, वो दूध वाली दुग्धशाला। तो एन फ्रैंक की डायरी से, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, एन फ्रैंक के बारे में। एनालिस मेरी एन फ्रैंक 12 जून 1929, फरवरी या मार्च। एनालिस मेरी एन फ्रैंक इसका पूरा नाम था। इसका जन्म 12 जून 1929, फरवरी या मार्च। फरवरी या मार्च 1945 आज ए जर्मन, ये एक जर्मन थी। born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in the Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। तो एन फ्रैंक है, ये एक यहूदी लड़की थी जो एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की कैपिटल राजधानी, जहाँ पर वह अपने परिवार और कई मित्रों के साथ वहाँ पर छुपी रही। क्यों छुपी रही? ड्यूरिंग यानी दौरान, जर्मन ऑक्यूपेशन, जर्मनी का ऑक्यूपेशन यानी अधिकार हो गया, आधिपत्य हो गया, ऑफ द नीदरलैंड्स इन सेकेंड वर्ल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध में नीदरलैंड पर जर्मनी का जब अधिकार हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में नीदरलैंड पर जर्मनी का अधिकार हो गया, उस वक्त एन फ्रैंक है वो अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ कहाँ छुपी हुई थी? एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। उसका परिवार है, उसका परिवार, किसका परिवार? एन फ्रैंक का परिवार। वो जब द्वितीय विश्व युद्ध में एम्स्टर्डम चला गया, कब? जब नाजियों का आधिपत्य हो गया, गेन पावर, नाजी दल है वो शक्तिशाली हो गया। कहाँ पर शक्तिशाली हो गया? इन जर्मनी, जर्मनी में नाजी दल है वो शक्तिशाली हो गया। बट वर ट्रैप्ड यानी फंस गए। जब उसका वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड, और उनका जो अधिकार है वो बढ़ गया। एक्सटेंड होना, बढ़ जाना, कहाँ तक? इनटू द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स तक भी उसका अधिकार है, आधिपत्य है, वो बढ़ गया। एज परसिक्यूशन, अत्याचार, जैसे अत्याचार है अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन, यहूदी पॉपुलेशन के विरुद्ध अत्याचार है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इंक्रीज, एक्सटेंडेड, बढ़ जाना। तो जब यहूदी पॉपुलेशन में अत्याचार बढ़ गया तब क्या हुआ? तो इसका परिवार है, द फैमिली वेंट इनटू, तब उसका परिवार चला गया। कहाँ चला गया?
तब उसका परिवार चला गया। हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर्स ऑटो फ्रैंक। उसके पिता का क्या नाम था? ऑटो फ्रैंक। एन फ्रैंक के पिता का नाम था ऑटो फ्रैंक। एन फ्रैंक के पिता का नाम था ऑटो फ्रैंक। तो जब उसका अधिकार बढ़ता गया तो पहले वो एम्स्टर्डम में छुप गए थे, फिर उसके बाद जब नीदरलैंड पर भी अधिकार हो गया किसका? जर्मनी का, तब क्या हुआ? तब ये सब कहाँ चले गए? उसके जो पिता है ऑटो फ्रैंक ऑफिस बिल्डिंग, कार्यालय भवन में जाकर छुप गए। आफ्टर 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp, बंदी शिविर। 2 साल तक वहां छुपे रहे और उसके बाद जब किसी समूह के द्वारा उसके साथ बिट्रेड, विश्वासघात किया गया, धोखा दे दिया गया, तब उसको वहां से ले जाया गया। और कहाँ ले जाया गया? बंदी शिविर में सिस्टम वेयर एंड डाइट ऑफ टाइफस, बीमारी का नाम है, जहां एन फ्रैंक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किससे? टाइफस से। अत्यधिक तेज ज्वर आना, बहुत तेज सर्दी लगना, इस प्रकार के कुछ लक्षण टाइफस से इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इन ब्रेगन ब्लेसन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, उसकी बहन के थोड़े दिनों बाद एन फ्रैंक की भी मृत्यु हो गई। किससे हो गई? टाइफस से। मार्गोट फ्रैंक, उसकी बहन का क्या नाम था? इसकी सिस्टर का क्या नाम था? मार्गोट फ्रैंक। इसकी मृत्यु इससे पहले ही हो गई थी। उसके थोड़े से समय बाद एन फ्रैंक की भी मृत्यु हो गई। हर फादर ऑटो, उसके पिता का क्या नाम था? ऑटो, पहले आया है ना ऑटो फ्रैंक। उसके जो पिता थे ऑटो फ्रैंक, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उस ग्रुप में केवल उसके पिता ही हैं वो सर्वाइवर यानी जीवित बचे थे। उसके ग्रुप में केवल उसके पिता है वो जीवित बचे थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड, जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तब वे वापस एम्स्टर्डम आते हैं, जो नीदरलैंड की क्या है? कैपिटल है। वहाँ आते हैं एंड टू फाइंड, और उसे मिलता है, पता चलता है, क्या पाते हैं वो आते हैं तो हर डायरी हैड बीन सेवर्ड, उसे डायरी मिलती है। उसकी जो डायरी है एन फ्रैंक की वो बचा ली गई है, वो बच गई है। कन्विंस्ड आश्वस्त होकर के दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, वे मानते हैं कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, अद्वितीय रिकॉर्ड है। उसकी डायरी है वो बच गई थी। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, और उन्होंने उस डायरी को एक युवा लड़की की डायरी के नाम से पब्लिश कराने का, प्रकाशित करवाना, पब्लिश करवाना का निर्णय लिया। किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, ये डायरी है उसको एन फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पर दी गई थी। उसका जो 13वां बर्थडे था उस पर उसको मिली थी, दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स क्रमबद्ध द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, और उस डायरी में उन्होंने अपने जीवन का क्रमबद्ध विवरण दिया है। फ्रॉम 12 जून 1942, 12 जून 1942 until in its final entry of 1 अगस्त 1944, इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक 1 अगस्त 1944 तक उन्होंने अपने उसके जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं उन्होंने उसका इस डायरी में क्या किया है? उल्लेख किया है। किसने? एन फ्रैंक ने। It was eventually अंततः
ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, मूल रूप से ये किस भाषा में थी डायरी? एने फ्रैंक की डायरी मूल रूप से किस भाषा में थी? डच भाषा में थी। किस भाषा में? डच भाषा में थी। और उसके बाद में उसको कई भाषाओं में ट्रांसलेटेड अनुवादित किया गया एंड इनटू मैनी लैंग्वेज यानी भाषा, एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक, और ये दुनिया की, संसार की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक बन गई। कौन? एन फ्रैंक की डायरी। There have also been several films, several यानी अनेक, इस डायरी पर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी है। सेवरल यानी अनेक फिल्में भी बन चुकी है। टेलीविज़न एंड थिएटिकल प्रोडक्शंस, नाटकीय रचनाएं और टीवी के शो भी इस पर हुए। एंड इवन इन ओपेरा, ध्यान देना, इस पर ओपेरा का मीन है मतलब नृत्य नाटिका। इस पर ओपेरा भी बन चुकी है, नृत्य नाटिकाएं भी बन चुकी हैं। किस पर? इस डायरी पर, एन फ्रैंक की डायरी, जो मूल रूप से किस भाषा में थी? वैकल्पिक क्वेश्चन आ सकता है। एन फ्रैंक की डायरी है, वो मूल रूप से किस भाषा में थी? ओरिजिनल उसका क्या था? डच था, डच भाषा थी उसकी ओरिजिनल। तो ध्यान रखना, मूल रूप से डच भाषा में थी। इस पर अनेक प्रकार की फिल्में, टीवी शो और क्या है, एक ओपेरा, ध्यान देना, नृत्य नाटिका भी इस पर बन चुकी हैं। बेस्ड ऑन द डायरी, इस डायरी पर डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ एन मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड, जिसमें उन्होंने परिपक्वता और अंतर्दृष्टि दिमाग के विचारों के बारे में उन्होंने वर्क किया है। द डायरी प्रोवाइड्स, ये डायरी हमें प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है? इंटीमेट एग्जामिनेशन, घनिष्ठ परीक्षण, इंटीमेट घनिष्ठ एग्जामिनेशन परीक्षण। इस डायरी में घनिष्ठ परीक्षण किया गया है ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, जब नाजियों का अधिकार हुआ तब उसके उस समय के दैनिक जीवन के बारे में विस्तृत तौर पर बताया गया है। डेली लाइफ, दैनिक जीवन। एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिन्यूड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम्स। एन फ्रैंक वो सर्वाधिक विनाश लीला, होलोकास्ट यानी विनाश लीला की पीड़िता बन गई। सबसे ज्यादा रिनोड यानी प्रसिद्ध, रिनोड यानी प्रसिद्ध, रिनोड यानी प्रसिद्ध एंड डिस्कस्ड, चर्चित। उस वक्त सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और चर्चा में इसकी डायरी रही। किसकी? एन फ्रैंक की। ये एन फ्रैंक के बारे में थोड़ा बताया था, कहाँ उसको डायरी, उन्होंने डायरी में कब से कब तक उन्होंने वर्णन किया, कहाँ मिली, कैसे मिली, ठीक है। तो ये एन फ्रैंक की डायरी, उसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक्टिविटी, देखो, राइटिंग इन ए डायरी इज एन रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। डायरी लिखना वास्तव में एक अजीब अनुभव है। जो महान लोग होते हैं कुछ डायरी भी लिखते हैं। तो डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, अजीब अनुभव है। फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसी लड़की के लिए। एन फ्रैंक की एक लड़की थी ना, ये कह रही है कि डायरी लिखना मेरे जैसे के लिए बहुत ही क्या है, अजीब अनुभव है, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज, इसलिए नहीं क्योंकि आई हैव नेवर रिटन
एनीथिंग बिफोर। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कोई लिखा नहीं है इसलिए डायरी लिखना मेरे लिए बहुत ही विचित्र अनुभव है, ऐसी बात नहीं है। तो नॉट ओनली बिकॉज, इसलिए नहीं क्योंकि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं लिखा है, बट आल्सो बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द musings which are of the 13 years old school girl। मुझे विचित्र अनुभव इस बात का है, किस बात का, कि न केवल दूसरे और न मैं, कोई भी हो, चाहे वो एक 13 साल की लड़की जो स्कूल गर्ल है, स्कूल जाने वाली लड़की है, स्कूल गर्ल यानी स्कूल जाने वाली 13 साल की लड़की, उसकी डायरी में, उसके डायरी के विचारों में, उसकी डायरी में जो उन्होंने चिंतन किया है, विचार लिखे हैं, उस पर कौन इंटरेस्ट लेगा, कौन रुचि लेगा? इंटरेस्ट यानी रुचि। एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की की डायरी पढ़ने में कौन रुचि लेगा? वो ये कह रही है। तो म्यूजिंग यानी विचार और या चिंतन। ओ वेल इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, चाहे मत पढ़ो, चाहे दूसरे व्यक्ति मेरी डायरी को मत पढ़ो, चाहे इंटरेस्ट मत लो, लेकिन फिर भी मैं डायरी लिखूंगी। एंड आई हैव एन even greater need to get all kinds of things of all my chest। मेरे दिल की जितने भी थिंग्स हैं, बातें हैं, मैं उस डायरी में क्या करूंगी? लिखूंगी। मेरे दिल में, चेस्ट में जो भी है, ग्रेट इवेंट, बड़ी बड़ी घटनाएं और अनेक प्रकार की काइंड्स ऑफ थिंग्स, थिंग्स यानी चीज़ें या बातें, आपको बताया था एक दिन थिंग्स और थिंक के बारे में, तो मैं उसके बारे में लिखूंगी। पहले वो सोचते हैं कि कौन मेरी डायरी पढ़ने पर कौन रुचि लेगा, एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की, उसकी डायरी को कौन पढ़ेगा? लेकिन फिर वो विचार करती है कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी इच्छा है, मैं चाहती हूँ डायरी लिखना, और मैं उसमें मेरे सभी जो चेस्ट थिंग्स हैं उसको मैं क्या करूँगी? लिखूँगी। पेपर हैज मोर पेशेंस यानी धैर्य देन पीपल। पेपर होता है वो, उसमें लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। पेपर हैज मोर पेशेंस, पेपर कागज में बहुत ज़्यादा धैर्य होता है लोगों की बजाय। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ द सेइंग, ये कहावत भी है, ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डेस्परेट एंड वाज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स। ये मैंने तब सोचा जब मैं डेस्परेट थी, निराश थी, डेस्परेट यानी निराश थी, और अपने चिन यानी ठुड्डी, अपनी ठुड्डी को हाथों में लिए हुए बैठी थी घर पर, ठीक है। तब मैं ये महसूस कर रही थी कि कागज है, उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है लोगों की बजाय। इन माई हैंड बोर्ड, परेशान, एंड लिस्टलेस, बेचैन, परेशान थी, बेचैन थी, और घर पर बैठी हुई थी, वंडरिंग, विचार कर रही थी, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, घर में ही रहूं या बाहर जाऊं। सोच रही थी मैं घर में ही रहूं या बाहर जाऊं, इस प्रकार के विचार आ रहे थे। आई फाइनली स्टेड, अंत में मैंने निर्णय लिया, मैं घर पर ही ठहर गई। वेयर आई वाज ब्रूडिंग, विचार, जहां मैं विचार कर रही थी, मैंने विचार किया अंत में घर पर ही ठहरने का, ठीक है। वंडरिंग, ब्रूडिंग, विचार, ठीक है। और एक ऊपर आया था म्यूजिंग, चिंतन, विचार, ठीक है।
यस, हाँ, मैं घर पर ही उसने निर्णय लिया रहने का। पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कागज में बहुत ज्यादा क्या होता है, पेशेंस होता है। क्या होता है, पेशेंस, धैर्य, धैर्य रखना भी चाहिए, सहनशीलता, किसी भी कार्य को करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए पेशेंस होना जरूरी है। And since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, कठोर कवर वाली ये जो पुस्तिका है, वो I am not planning, मेरा कोई विचार नहीं था कि कोई इस कठोर पुस्तक वाली, कठोर जिल्द वाली पुस्तक, कठोर कवर वाली पुस्तक को कोई पढ़ेगा। ग्रैंडली शान से रेफर्ड, जिसको शान से, ग्रैंडली यानी शान से रेफर्ड किया गया है टू एज डायरी, क्या नाम दिया गया है, डायरी। अनलेस आई शुड इवन एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, तब तक जब तक कि मेरा कोई रियल फ्रेंड नहीं था। एन फ्रैंक कह रही है मेरा कोई रियल फ्रेंड नहीं था, मैं अकेली थी, मेरा कोई वास्तविक मित्र नहीं था। आई प्रोबेबली, शायद, वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं आता है। बिट, ए बिट यानी जरा सा, थोड़ा सा, डिफरेंस यानी अंतर, फर्क पड़ना, इससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे कोई वास्तविक रियल फ्रेंड नहीं था। मुख्य रूप से कारण भी यही है। एन फ्रैंक डायरी क्यों लिखती है, एन फ्रैंक डायरी क्यों लिखती है, इसका मुख्य कारण यही है, ये आपके क्वेश्चन भी है, क्योंकि उसके क्या है, रियल फ्रेंड नहीं है। रियल, इसलिए उन्होंने डायरी लिखना शुरू कर दिया। उसके कोई दोस्त नहीं है, वो अकेली है, घर पर बैठी है, चिंतित है, विचार कर रही है, तो उन्होंने क्या, डायरी लिखना शुरू कर दिया। तो आपके क्वेश्चन है कि एन फ्रैंक ने डायरी क्यों लिखी, क्या कारण था, क्योंकि उसके रियल फ्रेंड नहीं था। तो आगे देखेंगे कि उसने डायरी में क्या क्या बातें बताई है और क्या क्या उसके जो चेस्ट के जो विचार थे उन्होंने उसमें व्यक्त किए हैं। बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।